विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने इस पाठ के प्रथमतः चतुर्थ प्रश्न पर्यंतम तक जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को हल किया था। अब आज की कक्षा में हम इसके पंचतः सप्त प्रश्न पर्यंतम तक जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हल करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रश्नों को हल करते हैं और उनको समझते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास में प्रश्न है, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। निर्देश अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो विद्यार्थियों, निर्देश कहाँ पर है? यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर निर्देश दिया गया है, अहम किंचित प्रष्टुम, मैं कुछ पूछना, और उसके बाद में रिक्त स्थान दिया हुआ है और आगे नीचे लिखा हुआ है इच्छ लट लकारे। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इच्छ एक धातु है, उस धातु का हमें यहाँ पर लट लकार के रूप में प्रयोग करना है। अब विद्यार्थियों, लट लकार का प्रयोग तो हम कर लेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमें यह देखना होगा कि लट लकार के अंदर हम कौन से पुरुष का या कौन से वचन का प्रयोग हमें करना है। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जो अहम है उस अहम का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए किया जाता है। तो अब हमें यहाँ पर क्रिया किसकी लेनी है? उत्तम पुरुष की लेनी है। और उत्तम पुरुष के अंदर वचन कौन सा लेना है? वहाँ पर वचन लेना है विद्यार्थियों एक वचन, क्योंकि अहम के साथ में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, इच्छ धातु है तो इसके रूप कैसे चलेंगे लट लकार के अंदर? इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। तो हमारे पास में क्या पद आया विद्यार्थियों? इच्छामि। तो हमें यहाँ पर क्या प्रयोग करना है? इच्छामि। इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। देखिए आगे है, मनः अन्नमयम, मन अन्नमय। अब इस प्रकार से भू धातु है और लट लकार का प्रयोग करना है। तो हम इस वाक्य का अर्थ देखते हैं, तो क्या होता है? मनः अन्नमयम भवति। इस प्रकार से हमारा जो वाक्य है वह पूरा होगा। तो हमने जो भू धातु है उसके लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का यहाँ पर प्रयोग किया है। चलिए आगे का देखते हैं, सावधानम। अब सावधानम के साथ में श्रु है, श्रु का लोट लकार के अंदर हमें प्रयोग करना है। यहाँ पर कहा गया है श्रु लोट लकारे। तो लोट लकार के अंदर हमें प्रयोग करना है। लोट लकार आज्ञार्थक अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो देखते हैं विद्यार्थियों, आज्ञार्थक अर्थ में प्रयोग करने पर हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों मध्यम पुरुष और एक वचन का। चलिए आगे की ओर देखते हैं, तेजस्वी नो अधितम। यहाँ पर हमें अश धातु है और उसके लोट लकार का प्रयोग करना है। उसी प्रकार से श्वेत केतु आरुणे शिष्य है, यहाँ पर अस धातु है और उसके लंग लकार का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। लंग लकार का प्रयोग विद्यार्थियों भूतकाल के अर्थ में किया जाता है, लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक अर्थ में किया जाता है और लट लकार का प्रयोग वर्तमान के अर्थ में किया जाता है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमारे पद यहाँ पर आए हैं। देखिए, प्रथम पद हमारे पास में जो हमें प्रयोग करना है वह है इच्छ धातु है और उसके लट लकार का। तो हमने बताया था कि यहाँ पर अहम के अनुसार यहाँ पर हम क्या लाएंगे? उत्तम पुरुष का एक वचन। तो इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि। तो हमने क्या प्रयोग किया विद्यार्थियों? इच्छामि। अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो पद है इच्छामि उसका प्रयोग किया है। मनः अन्नमयम भवति, यहाँ पर हमने भू धातु लट लकार के प्रथम पुरुष और एक वचन का प्रयोग किया है। क्या होगा वहाँ पर? भवति। इसके रूप कैसे चलते हैं? भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवाव, भवामः। इस प्रकार से। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, सावधानम शृणु, यहाँ पर श्रु धातु और उसके लोट लकार का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का। चलिए, तेजस्वी नो अधितम अस्तु। इस प्रकार से तो अस्तु हमने कहाँ पर लिया है विद्यार्थियों? अस धातु और लोट लकार का। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, श्वेत केतु आरुणे शिष्य है आसीत, यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग करना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? श्वेत केतु आरुणि का शिष्य था। इस प्रकार से यहाँ पर आसीत जो है उस पद का प्रयोग किया गया है और वह क्या है विद्यार्थियों? अस धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष और एक वचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना करो। देखिए विद्यार्थियों, अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि। इस प्रकार से हमारे पास में एक वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य के अनुसार हमें जो शेष पद दिए हुए हैं उन पदों का प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना करनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं विद्यार्थियों, हमने थोड़ी सी देर पहले ही चर्चा की है कि अहम के साथ
किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुष एक वचन का। तो उत्तम पुरुष एक वचन क्या आता है? इच्छामि। उसी प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर सभी उत्तम पुरुष और एक वचन के यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। उपदिशामि, प्रणमामि, आज्ञापयामि, पृच्छामि, अवगच्छामि। इस प्रकार से जो हमारे सम्मुख पद दिए हुए हैं तो उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? अहम के साथ में। तो हमारी जो एक पंक्ति होगी वह क्या होगी? सर्वप्रथम अहम के रूप में अहम का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। देखिए आगे हम जो वाक्य हैं उनको बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अहम के साथ में प्रयोग करते हुए इच्छामि का क्रियापद का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ क्या होगा? अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि। मैं अपने देश की सेवा करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में जो क है हम इसका अहम के साथ में जो उप दिशा में दिया हुआ है उसके साथ में अहम लाते हैं सर्वप्रथम। तो अहम शिष्यम उपदिशामि, मैं शिष्य को उपदेश देता हूँ। इस प्रकार से हमने वाक्य प्रयोग किया है। द्वितीय देखते हैं हमारे पास में ख, अहम के साथ में क्या लगाया हमने? प्रणमामि। प्रणमामि हमारे पास में पूर्व में ही है, उसके साथ हमने अहम लगा दिया। तो अहम गुरुम प्रणमामि, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से अब यहाँ पर आज्ञापयामि पूर्व में था, उसके साथ हमने अहम लगाया और हमने यहाँ पर लिखा अहम छात्रम आज्ञापयामि, मैं छात्र को आज्ञा देता हूँ। इस प्रकार से तो अहम पृच्छामि यहाँ पर दिया हुआ है तो पृच्छामि के साथ हमने क्या लगाया? अहम। यहाँ पर गुरुम सही कर लेते हैं इसको, गुरुम। तो अहम गुरुम पृच्छामि, मैं गुरु को पूछता हूँ। अहम सत्यम अवगच्छामि, मैं सत्य को जानता हूँ या जान गया हूँ। इस प्रकार से हमारे पास में जो पद दिए हुए थे उन पदों के आधार पर हमने वाक्य बनाए हैं। देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में यहाँ पर जो उपदिशामि, प्रणमामि, आज्ञापयामि, पृच्छामि, अवगच्छामि जो क्रियापद थे उन क्रियापदों के आधार पर हमने यहाँ पर अहम लिया और अहम के आधार पर हमने वाक्य का निर्माण किया और उसके साथ साथ में कुछ जो वाक्य थे उन वाक्यों को हमने वहाँ पर प्रयोग कर यथास्थान स्थापित किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? संधिम कुरुत, संधि करो। या विद्यार्थियों यहाँ पर हमें जो संधि विच्छेद कर पद दिए हुए हैं उन पदों को हमें संधि युक्त करके यहाँ पर लिखना है। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं अशितस्य अन्नस्य। अब विद्यार्थियों संधि हमें कहाँ करनी है? संधि हमारे पास में जो योजक चिन्ह है जिसे हम धन प्लस इत्यादि नामों से जानते हैं, तो इससे पूर्व और इससे बाद पर, पूर्व से क्या तात्पर्य? पहले, और पर से क्या तात्पर्य? बाद। तो इसके पूर्व और पर दोनों वर्णों को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में जो स्थिति है उसको देख कर संधि निर्माण करने का प्रयास करते हैं। देखिए अशितस्य के जो अंतिम वर्ण है वह क्या है विद्यार्थियों? यह है। यह में से हमने स्वर निकाल लिया, वहाँ पर स्वर क्या है? अ, और जो आगे है उसका स्वर क्या है? ए। अब हमारे पास में परिस्थिति क्या है? अ धन अ। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर विद्यार्थियों होती है सवर्ण दीर्घ संधि, अर्थात एक जैसे वर्ण होने पर यह दीर्घ हो जाएगा, अ और अ मिलकर क्या बनेगा? आ। और अब हमारा पद क्या होगा? असितस्यान्नस्य। इस प्रकार से हमारी यह संधि होगी और संधि युक्त करके पद हमें वहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों इति, अपि, अवधार्यम, यहाँ पर हम देखते हैं कि ई है और उसके बाद में अ है। ऐसी परिस्थिति के अंदर विद्यार्थियों यण संधि होती है और यण संधि के अंदर ई, उ, री और ली, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल आदेश होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे पास में जो ई है, ई के स्थान पर क्या आदेश होगा? य। अब ये अ इसके अंदर मिल जाएगा तो पूर्ण रूप से क्या बनेगा? य। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जब हमने इति में से ई जो स्वर था उसको निकाल लिया था तो तय हमारे पास में जो व्यंजन है वह अधूरा रहता है, तो इस कारण हम यहाँ पर इसे आधा के रूप में लिख देंगे तो बनेगा इत्य और पी। ये अ हमने इस य के अंदर मिला दिया तो हमारे पास क्या बना? इत्यपि। अब विद्यार्थियों यहाँ पर इत्यपि हमारे सम्मुख है। अब हम देखते हैं कि उसके आगे क्या है? अवधार्य। अवधार्य में से हमने स्वर क्या लिया? अ। यहाँ पर यही स्थिति है, अंत में क्या है विद्यार्थियों? ई और उसके बाद में क्या है? अ। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि ई के स्थान पर हमने क्या किया था? य और आगे स्वर क्या है? अ। अब यह अ इसके अंदर
मिल जाएगा तो यह पूर्ण रूप से यह हो जाएगा। और यह होने के बाद में हमने देखते हैं कि हमारे पास में इत्यपि बना था। अब जो पूर्ण रूप से वाक्य क्या बनेगा, ई वाक्य नहीं विद्यार्थियों, अब पद क्या बनेगा हमारे सम्मुख, इत्यपि, इत्यप्य, इसको सही लिख लेते हैं हम, इत्यप्यवधार्यम्। इस प्रकार से हमारे पास में यह संपूर्ण पद इस प्रकार से आएगा। चलिए आगे देखते हैं। का धन इयम, यहाँ पर आ है और उसके आगे ई है। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों गुण होता है, यहाँ पर गुण संधि है। आ और ई के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों, ए आदेश होगा, तो हमारा पद क्या बनेगा, केयम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नौ धन अधीतम, अब विद्यार्थियों यहाँ पर ओ है और उसके बाद में ए है। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों अयादि संधि होती है, और अयादि संधि के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों, ए ओ आई और औ, इनके स्थान पर ए के स्थान पर आई होता है, ओ के स्थान पर औ होता है, आई के स्थान पर आय होता है और औ के स्थान पर आव होता है। अब हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, औ तो हो, हम देखते हैं कि न यहाँ से आधा है और औ के स्थान पर हमने क्या किया, आव, आगे क्या है, आव, व नहीं है, यहाँ पर क्या है, ए है, क्या होगा, अव और अधीतम। तो अब हमारे पास में क्या बनेगा, ना व धीतम। ये न है, इसके अंदर आ मिल जाएगा, ना बनेगा, यहाँ पर वह है, इसके अंदर ए मिल जाएगा तो वह बन जाएगा, और हमारे पास में क्या पद आएगा पूर्ण रूप से, नावधीतम। इसी प्रकार से विद्यार्थियों आगे देखते हैं हम। भवती इति, यहाँ पर ई है और आगे भी ई है। ऐसी परिस्थिति में श्रवण दीर्घ संधि होगी, क्या होगा, दीर्घ ई, तो क्या पद बनेगा, भवती ती। संधि कौन सी होगी यहाँ पर, श्रवण दीर्घ संधि। चलिए इन पदों को एक साथ देखते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। अशितस्य अन्नस्य, तो यहाँ पर विद्यार्थियों अ और अ मिलकर श्रवण दीर्घ क्या बना, अति अशी। यहाँ पर सही कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, अशितस्यान्नस्य। हमारे पास में क्या पद आया, अशितस्यान्नस्य। इति अपि अवधार्य, इत्यप्यवधार्यम्। इस प्रकार से इति अपि अवधार्यम्, इत्यप्यवधार्यम्। का धन इयम क्या बनेगा, केयम। नौ धन अधीतम क्या बनेगा, नावधीतम। भवति इति, यहाँ पर क्या बना, भवतीति। इस प्रकार से यहाँ पर पद बने हैं संधि युक्त करने पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद हैं उनके आधार पर हमें यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने हैं। तो विद्यार्थियों प्रश्न निर्माण में हमने पिछली कक्षाओं में, पिछले पाठों में हमने ये जाना है कि प्रश्न निर्माण के लिए हमें किम सर्वनाम जो शब्द हैं उनका प्रयोग करना होता है। पुल्लिंग का यदि अगर पद है तो पुल्लिंग के किम सर्वनाम शब्द का, स्त्रीलिंग का पद है तो स्त्रीलिंग के किम सर्वनाम शब्द का, और यदि अगर नपुंसक लिंग का है तो किम सर्वनाम नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग हम करते हुए प्रश्न निर्माण का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, मध्यमानस्य ददनः अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति। मथे गई दही का जो सूक्ष्मतम भाग, जो लघुतम भाग है वह ऊपर की ओर उठता है। तो प्रश्न क्या बनाएंगे हम, किसका दही लघुतम रूप होकर ऊपर की ओर उठता है। तो मध्यमानस्य के स्थान पर हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, किम सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कस्य। इस प्रकार से, या उसके आगे देखते हैं, भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। आपने घृतोत्पत्ति रहस्य की व्याख्या की। आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयति। आरुणि के पास जाकर श्वेत केतु ने
अभिवादन किया। श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति, श्वेत केतु वाणी के विषय में पूछता है। इस प्रकार से हमारे सम्मुख यह प्रश्न है। चलिए विद्यार्थियों, जो हमारे पास में वाक्य है उन वाक्यों के हम प्रश्न निर्माण करते हैं। यह जो हमारे सम्मुख दिए हुए वाक्य हैं उन वाक्यों के हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। चलिए देखते हैं। मध्यमानस्य दध्नः अणिमः ऊर्ध्वं समुदिशति। तो मध्यमानस्य के स्थान पर हम किम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कस्य। और यदि अगर हम उसके साथ में किसी अव्यय का प्रयोग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कीदृशस्य दध्नः, किस प्रकार के, दही का, अणिमा लघुतम भाग, ऊर्ध्वम समुदिशति, ऊपर की ओर उठता है। उसी प्रकार से भवता, भवता है विद्यार्थियों तृतीय विभक्ति और एक वचन का, भवान भवंतो भवन्तः, भवंतम भवंतो भवतः, भवता तो तृतीय विभक्ति एक वचन। तो तृतीय विभक्ति एक वचन में किम सर्वनाम का क्या आएगा विद्यार्थियों, केन। तो भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, केन, किसके द्वारा, घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, घृतोत्पत्ति रहस्य की व्याख्या की गई। इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनता है। आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयति। आरुणि के पास जाने पर श्वेत केतु अभिवादन करता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या होगा, श्वेत केतु के स्थान पर, क्योंकि स्थूल पद यही है, तो श्वेत केतु क्या है विद्यार्थियों, प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का। तो यहाँ पर किम सर्वनाम शब्द लाएंगे तो क्या लाएंगे, कह। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, आरुणिम उपगम्य कह अभिवादयति। इस प्रकार से आरुणि के पास जाने पर कौन अभिवादन करता है। श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति, श्वेत केतु वाणी के विषय में पूछता है। तो प्रश्न क्या बनेगा, श्वेत केतु कस्य विषय पृच्छति, श्वेत केतु किसके विषय में पूछता है। इस प्रकार से हमने प्रश्न निर्माण यहाँ पर किया है। चलिए विद्यार्थियों, आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, पाठस्य सारांशम पंचवाक्यई लिखत। पाठ के सारांश के रूप में 5 वाक्य हमें यहाँ पर लिखने हैं, यह हमारा प्रश्न है। चलिए विद्यार्थियों, प्रश्न लिखते हैं। मनः अन्नमयमस्ति, मन अन्नमय है। प्राणः आपोमयः अस्ति, प्राण जलमय है। वाक् तेजोमय भवति, वाणी ऊर्जा से युक्त है या तेजमयी है। मानवः यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति, मानव जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है, तस्य चित्तादिकम तादृशमेव भवति, उसका जो चित्त है वह उसी प्रकार का होता है। मानव जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है उसका चित्त भी उसी प्रकार का होता है। आरुणि श्वेत केतुं वाङ्मनः प्राण स्वरूपम सम्यक उपदिष्टवान। आरुणि ने श्वेत केतु को वाणी, मन और प्राण के स्वरूप को ठीक प्रकार से उपदेश प्रदान किया, अर्थात उसको उपदेश दिया। तो जो आरुणि थे, आरुणि ने श्वेत केतु को वाणी, मन और प्राण के स्वरूप का ठीक प्रकार से उपदेश प्रदान किया। इस प्रकार से हमने जो पाठ है, पाठ के सारांश के रूप में 5 वाक्यों का निर्माण किया है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। हम आगे की कक्षा में मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।